हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अभी जो तत्काल क्लास चल रही है, जो आपको ज्योग्राफी का क्लास चलता है, जो 6 क्लास की एनसीईआरटी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, और आपको बेस के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, जो आपको याद होनी चाहिए। जो 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी पर आपको पकड़ होनी ज़रूरी है। तो 6 क्लास की क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जो पृथ्वी की गतियाँ पढ़नी है, जो पृथ्वी किस तरह से गति करती है उसके बारे में हमें पढ़नी है। तो इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 में दी गई है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दी गई कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाते हैं। तो घूर्णन किसे कहते हैं? तो घूमना ही घूर्णन कहलाते हैं। तो घूर्णना जो है, पृथ्वी घूमती है किधर की से किधर की ओर ये क्वेश्चन आती है। पृथ्वी जो घूमती है, जो वेस्ट टू ईस्ट की ओर घूमते हैं, पश्चिम से किधर की ओर? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी, घूर्णन करती है। तो पृथ्वी की घूमना, यानी कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन कहलाते हैं। और स्टेटमेंट नंबर 1 तो सही है। दूसरी नंबर स्टेटमेंट क्या कह रही है? पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति करने या परिक्रमण कहलाते हैं। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। परिक्रमा किसे कहते हैं? एक स्थिर गति में होकर के अपने अक्ष पे चारों ओर घूमना ही परिक्रमा कहलाते हैं। ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो किस ऑप्शन में 1 और 2 दोनों है? तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। इसमें कुछ मतलब डिटेल में दी गई है, इसके बारे में देखिएगा। डिटेल में क्या दी गई है? जो पृथ्वी अपने अक्ष पर नियंत्रण घूर्णन करते रहती है और लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, इसे घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन। घूमना ही घूर्णन कहलाते हैं। 24 घंटे का एक दिन, 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात को मिलाकर के 24 घंटा में एक दिन बनती है। तो एक 24 घंटा में क्या होती है? दिन और रात दोनों को मिलाकर के एक दिन बनाता है। तो एक दिन में पृथ्वी अपना घूर्णन कर लेती है अपने अक्ष पे, और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। ये जो है, जो परिक्रमा के पूरा करने में लगभग 365 दिन 6 घंटा लगता है। 6 आवर लगती है। 365 दिन 6 आवर लगती है। तो स्टेटमेंट दोनों सही होगी। इसी के कारण लीप ईयर 366 दिन का लगता है। 366 दिन की लगती है। ऐसे साल जो होती है, जो 365 दिन का होती है, और लीप ईयर एक दिन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि 6 घंटा एक्स्ट्रा लेता है। तो 6 घंटा ये कितना दिन मतलब क्या साल लेगा ज़्यादा, तो एक दिन बढ़ेगा। तो 4 साल, इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24 हो जाएगा, और 24 घंटा बराबर एक दिन होती है। तो ये 366 दिन हो जाती है। दूसरी नंबर में क्या कहता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? अभी आप लोग को सभी को मतलब जहन में होगा, जो पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे मतलब झुकी हुई है। अगली नंबर क्वेश्चन है, प्रदीप्ति वृत्त, जिसे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं, या इसको हिंदी में ही कही जाती है प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त, ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है। ये नहीं होगा, तापमान को विभाजित ये नहीं करती है। दूसरी नंबर में क्या है? ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जा सकती है। ये भी सही नहीं होगी। सही कौन सा होगा मेरे भाई? तो इसमें ऑप्शन में आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन में क्या दी गई है? सी में क्या दिया गया? ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। 12 घंटा का दिन, 12 घंटा का दिन होती है, और 12 घंटा का क्या होती है? नाइट होती है। तो ये इसका विभाजित करने का जो काम होती है, तो उसी को प्रदीप्ति कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, और पृथ्वी का आकार गोले का समान होती है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है, और ग्लोब पर
वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहा जाता। एक सेकंड जरा पानी पीते हैं। प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, जूम ज्यादा है, इसको जूम करते हैं छोटा। कहती है 4 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण होता है। ऋतु में परिवर्तन का कारण कौन सा हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दी गई है, ऑप्शन नंबर ए में जो है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होते रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है ये। ऑप्शन ए तो ठीक है, तो एक ही होनी चाहिए ऑप्शन। और दूसरा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ये नहीं कारण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। इसमें कहता है सामान्य एक वृत्त की गर्मी, सर्दी, बसंत ऋतु या शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन का कारण होता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगी। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन कहती है 5 नंबर क्वेश्चन कहती है 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ रहता है। उत्तरी जो है जो सूर्य की ओर झुकी हुई रहती है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटा रातें होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहा जाता है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयांत कहा जाता है। उत्तरी अयांत या उत्तर अयांत कही जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो उत्तर अयांत कहलाती है। इसके बारे में कुछ डिटेल में दी गई है, इसके बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। डिटेल में क्या चीज की चर्चा है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुकी हुई होती है, जिससे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है और उत्तरी ध्रुव या सूर्य के तरफ झुका हुआ होती है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर झुका हुआ रहता है। इसे 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। कहाँ 6 महीने तक लगातार दिन रहती है। इसी को उत्तरी क्या चीज यामोत्तर भी कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मियों का मौसम होती है एवं दक्षिणी भाग में सर्दियों का मौसम होती है। इसलिए पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयानांत कहते हैं। अयानांतर कहा जाता है, उत्तरी अयांतर। अगली नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगली नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, दक्षिण अयांत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिणी अयांत के कथनों पर इस पे विचार करनी है। दक्षिणी अयांत में क्या क्या चीज होते हैं इसके बारे में बताइए। दक्षिणी अयांत सूर्य की ओर झुकी हुई हो रहती है, बिल्कुल ये सही है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, ये भी सही है। और दक्षिणी गोलार्ध पर छोटी दिन, लंबी रातें और ऋतुएं होती है, ये गलत है। तो 1 और 2 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी में 1 और 2 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगी। क्या होगी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। इसमें दी गई है जो 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुकी होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होती है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होते हैं, जबकि वहाँ के स्टेटमेंट ये बिल्कुल गलत दिया हुआ था। इसका स्टेटमेंट अलग है इसमें। इसलिए दक्षिण गोलार्ध पर बहुत बड़े भाग में प्रकाश पड़ते हैं, इसलिए गोलार्ध में क्या होता है, लंबे दिन होती है, लेकिन उस समय में लंबी रात बता रही थी। तो ये स्टेटमेंट सही है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयांतर कहा जाता है, इसीलिए 1 सत्य और 2 सत्य है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सत्य है। एक और स्टेटमेंट लिया गया है, इसमें दिया गया है, उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु से ही क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ये 25 दिसंबर को शायद मनाई जाती है क्रिसमस डे के रूप में।
7वें नंबर क्वेश्चन कहता है विश्वत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से सत्य है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए का स्टेटमेंट क्या कहता है, 1 नंबर का स्टेटमेंट कहती है इस अवस्था में सूर्य की किरणें विश्वत रेखा पर सीधी पड़ती है। ये विश्वत रेखा पर सीधा पड़ने की बात करते हैं और ये विश्वत रेखा पर तो सीधे पड़ते हैं, ये तो सही है। और दूसरे नंबर में है पूरी पृथ्वी पर दिन तथा रात बराबर होते, पूरे पृथ्वी पर भी दिन तथा रात बराबर होते हैं, ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका हुआ रहता है, तो कोई भी ध्रुव है, ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका हुआ रहता है। अक्षांश होती है जो अंश, जिसे कि 23 डिग्री 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है, क्या चीज, पृथ्वी। तो पृथ्वी होती है जो अक्षांश पर होती है, ध्रुव नहीं होती है झुका हुआ, ध्रुव होती है जो अपना अक्ष पे ही रहती है, तो स्थिर रहती है, वो अपना अक्ष पे ही घूमती रहती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के रूप में होती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 1 2 3 किसमें है, 1 2 3 उपयुक्त सभी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी कथने सत्य है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विश्वत रेखा या विश्वत वृत्त पर सीधी पड़ती है, इसे विश्वत या विषुव भी कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतुएं होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतुएं होती है। 21 मार्च को स्थिति के विपरीत होती है, स्थिति के विपरीत 21 मार्च को होती है। लीप ईयर, अभी जस्ट इससे पहले मैं बताया हूँ, लीप वर्ष जो होती है अधि वर्ष के नाम से भी जानी जाती है, में कितने दिन होती है, तो 366 दिनें होती है, जिसमें 365 दिन नॉर्मल मानी जाती है। और 365 दिन इसलिए मानी जाती है क्योंकि सूर्य जो होती है, जो 365 दिन 6 घंटा में अपने अक्ष पे अपना परिक्रमा कर पाती है, तो इसीलिए 6 घंटा बढ़ जाती है, तो 4 वर्ष में 24 घंटा हो जाएगी, तो 24 घंटा बराबर 1 दिन होती है। तो 1 दिन यही बढ़ जाती है, जो 1 दिन बढ़ती है फरवरी के महीना में, क्या चीज है, फरवरी के महीना में ये 1 दिन बढ़ जाती है। 28 फरवरी के महीना लगती है, तो 4 वर्ष बाद में 29 फरवरी के महीने जोड़ दिए जाते हैं। पृथ्वी की सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। सुविधा के लिए हम वर्ष में 365 दिन गिनते हैं और 66 घंटे का समय छोड़ देते हैं, 6 घंटे का समय छोड़ देते हैं। इस प्रकार से हम 4 वर्षों में 24 घंटा अर्थात 1 दिन का समय होता है। इस अतिरिक्त दिन को फरवरी का महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी का माह होती है, जिसमें 28 के बदले 29 दिन लगता है। इस प्रकार हर चौथा वर्ष 366 दिन का होती है, जो फरवरी के महीना में जोड़ी जाती है। उसके बाद में मानचित्र से परिवर्तन, मानचित्र से है, इसमें चौथा चैप्टर आती है मानचित्र, इससे भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। भौतिक, यहाँ पे पूछ रहा है क्या चीज, भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है। मानचित्र कई प्रकार की होती है, जिसमें से एक होती है भौतिक, एक होती है राजनीतिक। तो भौतिक जो होती है जिसमें कि पर्वत को रखा जाता है, पठार को रखी जाती है, मैदान को रखा जाता है और महासागर की रखी जाती है। जबकि देश या राज्यों, सीमाएं, गांव, इसे सभी को हम किस में रखते हैं, तो राजनीतिक मानचित्र में रखते हैं। राजनीतिक मानचित्र में हम इसे रखते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगी, जो इसका राइट आंसर क्या होगी, ऑप्शन नंबर 1 2 और 3 4। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1 2 3 4। आगे की ओर क्या है, इसमें क्या ऑप्शन दिया गया है, दृष्टि पब्लिकेशन का बुक है, अब देख लीजिएगा। और आपको अगर शहर में मिले तो आप ले लीजिएगा इसको, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते रहता है। पृथ्वी की प्राकृतिक या आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी या महासागर इत्यादि का दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र या ऊंचावच मानचित्र भी कहा जाता है। भौतिक या ऊंचावच मानचित्र कही जाती है। एक होती है राजनीतिक, इसमें क्या कही रही है, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा
उनकी सीमाओं को दर्शाने वाली मानचित्र को क्या कहते हैं? तो उसके राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी। इसमें क्या कर रही है, जो इसमें कहती है राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों एवं विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों व उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र के नाम से जानी जाती है। थीमेटिक मानचित्र में किसे शामिल किया जाता है? थीमेटिक में किसे शामिल किया जाता है? थीमेटिक में किसे शामिल किया जाता है? थीमेटिक जिसमें सड़क की मानचित्र हो, वर्षा की मानचित्र हो, वन तथा उद्योग की बारे में हो। तो हमको लगता है इसमें तीनों को रखी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी, जो तीनों को रखा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी, जो तीनों को रखी जाती है। इसमें क्या कर रही है, कुछ मानचित्र हमें विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, रेलवे मानचित्र व वन तथा उद्योगों आदि का वितरण दर्शाए या दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र के रूप में हम कहते हैं। इसे थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। मानचित्र के संदर्भ में किन दशाओं को प्रधान या दिग्बिंदु कहते हैं? किन दशाओं को दिग्बिंदु कहा जाता है? तो दिग्बिंदु जो कही जाती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिग्बिंदु के नाम से जाना जाता है। 1, 2, 3, 4 किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, 1, 2, 3, 4 के रूप में। इसमें क्या कर रही है, मानचित्र में 4 मुख्य दशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम को प्रधान दिग्बंधु कहते हैं। और इसी बीच 4 दशाओं जिसमें कि उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान को सही स्थिति का पता लगाया जा सकते हैं। अगर मान लिया जाए कहेगा जो हम उत्तरी महासागर में आए होंगे, तो उत्तरी मतलब उत्तरी तो बहुत सारा हो गया ना। उत्तर पश्चिम कहेगा, उत्तर दक्षिण कहेगा, तो ना पता चलेगा जहाँ दक्षिण उत्तर पश्चिम के आसपास में है। तो उत्तर पश्चिम में जाकर के वहाँ खोजा जाएगा हम डूब रहे हैं, क्या है, क्या प्रॉब्लम है, तो तुरंत वहाँ पे जा सकता है। तो इसीलिए ये 8 तरह के हैं, जिसमें कि उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तर पश्चिम पूर्व के रूप में मानी जाती है। इसमें कह रही है जो मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है? जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो या संबंध हो या प्राकृतिकों का उपयोग किया जाए, उसी को रूढ़ प्रतीक कही जाती है। तो किस ऑप्शन में है? तो जिन प्रतीकों का उपयोग के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो, तो इसका आंसर होनी चाहिए ए नंबर, अंतर्राष्ट्रीय का सहमति होनी चाहिए। ए नंबर ये सही है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, जिसमें कि दिशा, दूरी और प्रतीक। प्रतीक मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। प्रतीकों के इस्तेमाल के दौरान या द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसकी अध्ययन करना आसान हो जाता है। मानचित्र को एक विश्वव्यापी भाषा होती है, जिसे कि प्रतीकों का उपयोग या संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। इन्हें रूढ़ प्रतीक भी कही जाती है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार का में विभिन्न आकृतियों जैसे भावनाओं, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं को उपयोग में दर्शाया जाता है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्राप्त देती है या प्रदान देती है। इसमें कह रही है जो निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कह रही है जो मानचित्र पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त या स्थानीय हो या प्रेक्षण पर आधारित होते हैं, उन्हें रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। ये तो सही है स्टेटमेंट। दूसरी नंबर स्टेटमेंट क्या कहता है? एक छोटे क्षेत्र व बड़े पैमाने पर खींचा
रेखा चित्र या खाका कहलाता है। रेखा चित्र को एक बड़े पैमाने पर ही खींचा जाए तो उसे खाका कहा जाता है। तो 1, 2 दोनों सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होनी चाहिए, 1 और 2 दोनों। करिए रेखा चित्र मानचित्र के अंतर्गत कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, जो कि याददाश्त और स्थानीय प्रेरण पर आधारित होती है। एक छोटे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र जिसे खाका कहा जाता है, अतः दोनों कथन सत्य है। तो इसमें दोनों कथन सत्य था। आगे है पृथ्वी की प्रमुख परिमंडल, और अगला वीडियो में ही 6 क्लास की एनसीईआरटी को पूर्ण रूप से मैं खत्म कर दूंगा। तो आज इतना ही पर रखता हूँ। आपको ये मेरा एक प्रयास छोटा सा कैसा लगा हमें जरूर कमेंट्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।